हाँ, तो अब इसमें आगे आपका जो एसक्यूएल टॉपिक था, इसमें हमारे जो कमांड्स हम यूज कर रहे थे उसमें डिलीट कमांड और आपका ऑल्टर और आपका ऑल्टर के बाद ड्रॉप और एक आता था आपका ट्रंकेट। ये कमांड्स में हम एग्जांपल्स के थ्रू इन चीजों को देख रहे थे कि इनमें आपके कौन कौन से और ऑप्शंस यूज हो सकते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका चेंज द डेटा टाइप ऑफ change the data type of column pin code to column pin code to virtual 10 in the table virtual 10 in the table customer, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका कहा है कि आपको डेटा टाइप चेंज करना है पिन कोड वाले कॉलम का, और जो डेटा टाइप है वर्चुअल 10 करना है कस्टमर टेबल में, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन है, इसे हम किस ऑप्शन से यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे ऑल्टर, ठीक है। अब ऑल्टर से देखते हैं। हाँ, तो इसमें आपका अब हम टेबल में यूज कर रहे हैं आपके जो MySQL सॉफ्टवेयर है, इसमें आपका ऑल्टर से यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल कस्टमर, आपकी कस्टमर टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चेंज करना है। चेंज के लिए आपका मॉडिफाइड और मॉडिफाई के बाद आपको चेंज करना है पिन कोड, मॉडिफाइड पिन कोड। और पहले डेटा टाइप जो भी हो, पहले मान लीजिए डेटा टाइप उसमें वर्चुअल था, तो सॉरी कैरेक्टर था, कैरेक्टर रहने दो, उसका कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे वर्चुअल डायरेक्ट अपना जो डेटा टाइप है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये डेटा टाइप लिखने का मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, तो इससे आपका डेटा टाइप इजीली चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका मॉडिफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये क्वेरी, सेकंड क्वेरी क्या की है, नेक्स्ट आगे ऐड ए प्राइमरी की, ऐड ए प्राइमरी की, add a primary key constraint to the table employee to the table employee 2 वाले टेबल में आपको एक प्राइमरी की कांस्टेंट ऐड करना है using the employee ID, कॉलम, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी कॉलम में आपको यूज करना है
प्राइमरी की का। अब यहाँ पे आपका क्या नई चीज दी है कि पहले से आपने टेबल बना रखी थी एम्प्लॉय 2 की, और उस टेबल में आपका एम्प्लॉय आईडी कॉलम था, और उस एम्प्लॉय आईडी में जब आपने स्टार्टिंग में बनाई थी तो कोई कांस्टेंट नहीं दिया था आपने पहले, लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि उसमें एक प्राइमरी की दे दूं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एम्प्लॉय 2 के बाद एक एम्प्लॉय 3 टेबल बनानी है और उसको मुझे एक दूसरी टेबल से लिंक करना है, तो उसके लिए पहले वाली टेबल को प्राइमरी की देनी पड़ेगी। अगर इसको प्राइमरी की नहीं दूंगा तो दूसरी टेबल लिंक नहीं होगी, और दोबारा से अगर टेबल बनाऊंगा तो डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका यहाँ प्राइमरी की हम उसे एम्प्लॉय आईडी कॉलम को देंगे, लेकिन यहाँ पे भी अब ये कंडीशन लगती है। कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय आईडी में आपकी जितनी भी एम्प्लॉय आईडी हो वो यूनिक होनी चाहिए। अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी पहले से डेटा उसमें फिल है और एम्प्लॉय आईडी यानी कि किसी की है I21, किसी की I24, किसी की I21 रिपीट हो रही है, तो फिर उसमें क्या होगा, वो प्राइमरी की उसको एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्योंकि जब प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की में आपका यूनिक चाहिए होती है, जितनी भी की होगी वो यूनिक चाहिए, सब अलग अलग। ठीक है, तो ये वाली की अगर आपकी है ऐसे डबल डबल या कोई डबल या ट्रिपल है तो उसमें फिर वो की प्राइमरी की यूज नहीं आ पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम में या कोई भी जिस कॉलम में आप प्राइमरी की इंक्लूड करा रहे हैं तो उसमें वो सारे अलग अलग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। ठीक है, अब कैसे ऐड कराएंगे वो देखते हैं। इसमें लिखेंगे आप ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय 2, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय 2 और ऐड कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं p की। अब यहाँ पे प्राइमरी की को शॉर्ट में कह सकते हैं p एड्रेस को की, शॉर्ट में ऐसे वो समझ लेगा p एड्रेस को की प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, प्राइमरी की और किसमें देनी है वो यहाँ पर आके दे दीजिए एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और फिर उसके बाद आपका सेमीकोलन। इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो टेबल थी एम्प्लॉय 2 उस टेबल में आपके प्राइमरी की ऐड हो गई, एम्प्लॉय आईडी वाली ऐड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी दो क्वेरी हो गई। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं आगे आपकी अगली। अगली क्वेरी है आपकी फॉरेन की आपको ऐड करनी है रेफरेंस ऑन द एम्प्लॉय 2, reference on the employee to table that will ensure that employee records
with non-existent department are to be prohibited. Department are to be prohibited. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि इसमें एक फॉरेन की देनी है रेफरेंसेस ऑन द एम्प्लॉय टू, जो एम्प्लॉय टू को रेफरेंस करे, that will ensure that employee records will non-existent department are to be prohibited. ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है वो जो मैंने भी पहले और बात कही थी कि उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, वो यहाँ बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट में कोई भी रिकॉर्ड जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें हम प्राइमरी की भी इंक्लूड करा रहे हैं, यानी ऑल्टरनेटिव के यूज। ठीक है, कैसे होगा? ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय टू वाले टेबल पे ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट क्या कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं? कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं फॉरेन की शॉर्ट में FRF फॉरेन की। ठीक है, और ये रेफरेंस कर रही है आपको डिपार्टमेंट आईडी को, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाली टेबल है, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और आगे रेफरेंस कर रहे हैं हम इसमें डिपार्टमेंट से, रेफरेंस REFERENCE रेफरेंस किससे कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑन डिलीट कास्केड। ठीक है, ये आपको लगाना है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है एम्प्लॉय टू वाली टेबल में आपको एक फॉरेन की जोड़नी है, और इस फॉरेन की में आपका फॉरेन की जुड़ेगी डिपार्टमेंट आईडी से, और डिपार्टमेंट आईडी में उसे रेफरेंस करना है। उसकी टेबल है आपकी डिपार्टमेंट, एक टेबल है आपकी एम्प्लॉय टू और एक टेबल है आपकी डिपार्टमेंट। तो इस वाली टेबल, ये दूसरी टेबल है, ये पहली टेबल है, और इस दूसरी टेबल का पहली टेबल से हमने रेफरेंस कराया है डिपार्टमेंट आईडी से। पहली वाली टेबल का इन्होंने नहीं दिया मैटर कि पहली वाली टेबल में आप किससे इसको रिलेट करा रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट वाले टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी रिलेट कर रही है एम्प्लॉय टू वाले में फॉरेन की तरह से। ठीक है, और ऑन डिलीट कास्केड, इसका मतलब ये है, यहाँ पे इन्होंने कहा था that employee records will non-existent department are to be prohibited, यानी कि जो आपके डिपार्टमेंट पहले से आप डेटा भर चुके हैं, ठीक है, तो वो डेटा आपका प्रोहिबिटेड हो जाएगा, जो दोबारा से रिपीट होगा उसको वो अपने आप डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे आपका डिलीट कास्केड, इससे क्या होगा? जो आपका डेटा डबल होगा या एग्जिस्टिंग बना हुआ है उससे ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो अपने आप उसको डेटा को हटा देगा। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेरी। अगली क्वेरी के लिए और देखते हैं। ऐड ए नॉट नल constraint to the table employee to all column
employee 2 on column employee name on column employee name। यहाँ कहा इन्होंने कि क्या करना है, एक आपका नॉट नल कांस्टेंट है वो आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। और एम्प्लॉय 2 टेबल नेम है आपका और उस टेबल में कॉलम नेम है आपका एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय 2 वाली टेबल में एम्प्लॉय नेम वाला जो कॉलम है उसमें आपको नॉट नल जोड़ना है, ठीक है। अब आपने एक टेबल बनाई थी एम्प्लॉय के नाम से, उसमें आपका एक ग्रुप था, मतलब एक कॉलम था एम्प्लॉय नेम। अब उसमें जो भी डेटा जब फीड होता था तो आप डेटा एम्प्लॉय नेम डाल देंगे कुछ लोग, ठीक है, और वो डेटा डाल के अपना काम कर लेते थे। जो डेटा जिसको जैसा मिला वो वैसा डाल के चला गया। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय नेम हमें पता ही नहीं है और उसकी और इन्फॉर्मेशन पता है तो हमने डाल दी। अब मालिक ने कहा कि ऐसे तो परेशानी हो जाएगी, तो उसके लिए उसने कंडीशन लगा दी नॉट नल। तो अब मैं एग्जिस्टिंग टेबल में जो मेरे पास पहले से बनी हुई है उसमें डेटा भी इनपुट है, तो अब मैं उसमें नॉट नल लगा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि उसमें पहले से ही जो नॉट नल वाले हैं उनका क्या होगा, तो वो उन केस में आपका उसको पहले नॉट नल वाले वो सब हटाने पड़ेंगे और जो है वो दोबारा से वो फीड करेगा, ठीक है। तो नॉट नल हटाने के लिए वो डिलीट कमांड का या ऑल्टर कमांड का यूज कर सकता है एग्जिस्टिंग टेबल को हटाने के लिए, टेबल में डेटा को हटाने के लिए, ठीक है। और फिर जब वो नॉट नल वाले सारे हटा देगा तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले से इसमें नॉट नल यूज है, बहुत सारे उसने पहले से किसी ने छोड़ रखे हैं नॉट नल एम्प्लॉय के, अब वो चाह रहा है कि नॉट नल लग जाए। तो अगर आप नॉट नल लगाओगे और पहले से इसमें बहुत सारे खाली हैं तो फिर वो दोनों चीजें हो जाएंगी। तो इस वजह से जो आपकी क्वेरी है या तो ये स्टार्टिंग में इसने टेबल बना ली और डेटा आपने कुछ ही कराया और उसके बाद उसे ध्यान आया कि नहीं नॉट नल और यूज करना है, कोई एम्प्लॉय खाली नहीं छोड़ दे, इस वजह से तो उस कंडीशन में आप यूज हो सकता है। अगर आपने एग्जिस्टिंग टेबल में पहले से नॉट नल यूज कर रखा है, खाली छोड़ रखे हैं और ऑप्शंस, तो उसमें आपको नॉट नल वाले सारे हटाने पड़ेंगे, तभी वो उसमें एम्प्लॉय नेम में नॉट नल यूज हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले से ही आपने अगर खाली छोड़ रखे हैं तो ये यूज नहीं हो सकता। कैसे यूज होगा, कांस्टेंट ऑल्टर टेबल, ऑल्टर वाले यूज से कौन सी टेबल है आपकी, एम्प्लॉय 2, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय 2, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर अंडर एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और एम्प्लॉय इसमें हम कर रहे हैं एम्प्लॉय में नॉट नल, नहीं मैंने कर लिया नॉट नल, एम्प्लॉय वाले टेबल में नॉट नल और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपको और शॉर्ट में देना है, एम्प्लॉय नेम नॉट नल, एम्प्लॉय नेम नॉट नल, ठीक है। और देन आप सेमीकोलन यूज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी टेबल में एम्प्लॉय 2 वाली टेबल में जो एम्प्लॉय नेम था अब वो खाली नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी आप पर्सन यूज करेगा तो जब वो उसमें डेटा भरेगा तो अगर आप उसने एम्प्लॉय नेम नहीं भरा तो उसको डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये था आपका। हम नेक्स्ट आगे क्वेरी देखते हैं। अगला है आपका 3 टेबल दिए आपको, ठीक है। तो पहले मैं इनका डेटा दे रहा हूं फिर उसके क्वेश्चन। पहले आपका टेबल है फील्ड नेम टाइप विथ
टाइप विथ और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसमें आपकी एक टेबल है कैंडी, CAND। इसमें आपके 3 कॉलम है। पहला कॉलम है CNUM, डेटा टाइप है कैरेक्टर और 8 और डिस्क्रिप्शन आपका उसको जरूरी नहीं है, इसमें मुझे डिस्क्रिप्शन दिया है, यूनिक कैंडिडेट की है और फर्स्ट 3 कैरेक्टर आर द यूनिक शॉर्ट कोड ऑफ द स्कूल। फर्स्ट 3 कैरेक्टर यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला है। इसी में दूसरा है आपका CNAME। CNAME में आपका दिया हुआ है कैरेक्टर और इसमें कैरेक्टर है आपके 30 और फिर आपका वही डेटा टाइप डिस्क्रिप्शन में नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो ये सेम ही रहेगा। नेम ऑफ कैंडिडेट। नेक्स्ट है आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ। ये आपका डेट में और इसमें कोई आपका लिमिटेशन नहीं हुई थी और यहाँ पे आपका डेट ऑफ कैंडिडेट। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, ये पहला कॉलम था। अब इसी में एक फील्ड नेम, डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन चलेंगे और अब दूसरा कॉलम है आपका दूसरी टेबल रजिस्टर। इसमें आपके जो फील्ड है, पहला है आपका CNUM। ठीक है, और वही सब आपका कैरेक्टर और 8 और आपका फर्स्ट 3। नेक्स्ट आपका इसमें है S कोड। S कोड जो है आपका ये भी कैरेक्टर में है, 2 कैरेक्टर में है आपका और S कोड क्या है? यूनिक सब्जेक्ट कोड। यूनिक सब्जेक्ट कोड। ठीक है, एस कोड के बाद आपका नेक्स्ट है, ये दूसरी टेबल कंप्लीट हो गई रजिस्टर की। अब इसके बाद एक तीसरी टेबल और है इसमें, ये है आपकी सब्जेक्ट की। और इस तीसरी टेबल में एस कोड और एस नेम। एस कोड तो आपका सेम ही है, कैरेक्टर में होगा 2 और फिर आपका यूनिक सब्जेक्ट कोड। और जो आपका एस नेम है ये आपका कैरेक्टर में 30 कैरेक्टर में है और यहाँ है आपका नेम ऑफ द सब्जेक्ट। नेम ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपको 3 टेबल दी हुई। अब इन 3 टेबल से वो कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा और उस क्वेश्चंस के आपको बताने हैं आपके आंसर्स क्या क्या होंगे। तो जैसे ये टेबल पहले आप देख लीजिए इसमें ढंग से कि जो फील्ड नेम है ये इन्हीं से आपका जो है रिलेशन बनेगा। अब जैसे इसमें CNUM है, कैरेक्टर में 8 में और ये यूनिक होने चाहिए, यहाँ पे भी CNUM है कैरेक्टर में और यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से फॉरन की हो सकता है। फिर इसमें आपका कहेंगे ये इससे कैरेक्टर
फिर दूसरी टेबल को डिफरेंस करना है तो एस कोड कैरेक्टर में एस कोड, ये दूसरी टेबल से रिलेट हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एक टेबल से तीसरी टेबल या दूसरी टेबल जब रेट का है तो सेम कम नेम नहीं होना चाहिए। एक को दूसरी से चेक कराने के लिए कम नेम था और दूसरी को तीसरी से रेट कराने के लिए आपका एस कोड था। ठीक है, तो एस इस तरह से आपके और रिलेशन जितने भी होते हैं वो सब चलते चले जाते हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन आपसे डिस्कशन किए जाएंगे तो उसी टेबल से रिलेट किए जाएंगे कि ये टेबल में जो डेटा है उस डेटा में आप क्या फॉरेन की रख सकते हो, कौन सी प्राइमरी की रख सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला है राइट एन एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट कैंडी। राइट एन एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट कैंडी। ठीक है, ये आपको एक एसक्यूएल कमांड बनानी है जिसमें क्या करना है, आपको कैंड का जो डेटा था, डेटा टाइप था और जो डिस्क्रिप्शन था वो सारा आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब इसको क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब तक जो हम इस स्टेप तक आ चुके हैं कि सारा आपका एसक्यूएल का सिलेबस लगभग फिनिश हो गया है। बस आपका तीसरा जो एक तो आपका डीडीएल कमांड कंप्लीट हो गई, डीएमएल कंप्लीट हो गई और जो तीसरी है यानी डीसीएल यानी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसमें बस दो तीन टॉपिक रह गए हैं, कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक। और जो आपका चौथा था टीसीएल, वो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, वो मुझे करानी है उसके टॉपिक। तो वो तीसरे टॉपिक में केवल 3 टॉपिक छोड़ के बाकी सारा चीज आपको आनी चाहिए, सारे ये चीजें आनी चाहिए कि अगर आपको मुझे एक एंड का बनाना है कॉलम तो कैसे बनाऊंगा स्टार्टिंग में। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके लिए कैंड की कमांड के लिए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा सेलेक्ट से, किससे स्टार्ट होए, क्रिएट टेबल से। क्रिएट टेबल, लेकिन क्रिएट टेबल करने से भी पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा। क्रिएट डेटाबेस जो भी आप नेम से बनाना चाहें उसमें आपका जो टेबल क्रिएट होगी। ये नहीं कि आप डायरेक्ट टेबल बनाने में लग जाए। अगर आप सिस्टम पे हैं और सिस्टम में आप डायरेक्ट टेबल बनाएंगे तो नहीं लेगा, पहले आपको डेटाबेस देना होगा। ठीक है, तो क्रिएट टेबल कैंड के नाम से आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, जो आपकी पहली टेबल थी उसमें आपके क्या क्या चीजें थी, एक तो आपका पहला था सी नंबर, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के नीचे लिखना चाहे सी नंबर, पहला आपका एक हेडिंग थी। अब ये इसका डेटा टाइप क्या था, कैरेक्टर था, एक कैरेक्टर और ब्रैकेट में एक, और ये आपका इसमें यूनिक बोला था उसमें 3 स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर, स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर क्या प्राइमरी की दे देंगे, सिर्फ प्राइमरी की यूनिक बन जाएगा। तो ये प्राइमरी की और फिर उसके बाद कॉमा। दूसरी चीज हमारे पास थी सी नेम, ये करेक्ट 30 कैरेक्टर के थे, सी नेम कैरेक्टर 30। ठीक है, और इसमें भी उसमें कोई कंडीशन दी थी, इसमें कंडीशन ये दी थी सी नेम में लिखा था नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट है, इसमें हम कमांड लगाना चाहे तो लगा सकते हैं नॉट नल, यानी खाली नहीं छोड़ना है। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नॉट नल। उसके बाद आपके पास तीसरा था डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में भी आप डीओबी, ये आपका डेट वाले को डेटा टाइप में, और यहाँ पे भी मैंने नॉट नल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होगा फिर।
ठीक है। इससे क्या होगा आपके नॉर्मल से कि आपके जितने भी डेटा हैं वो फिल होंगे, क्योंकि सी नेम और ये डेट ऑफ बर्थ आगे भी आपको रिलेट करानी है, तो फिर अगर इसमें मैं नॉर्मल नहीं यूज करूंगा तो आगे रिलेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया कि यहाँ पे आपको एसक्यूएल कमांड से कैंड वाला आपने एक टेबल बनाना है। अब आगे सेकंड है इसमें, which of the following as can be candidate key of the कैंड, यानी कि which of the following can be a which of the following can be a candidate key of candidate key of can explain। ये वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो एक्चुअल में उसमें आ सकते हैं आपको पूछने के लिए। अब उसमें पूछना है कि आपको कैंडिडेट की कैंड वाले आपके जो टेबल है उसमें मैं किसे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके जो एक थी ऑल्टरनेट की, एक आपका था कैंडिडेट की, एक आपका था प्राइमरी की, ठीक है, और एक आपका था फॉरेन की, और एक आपका था सुपर की। तो सारी चीजें ना देखते हुए हम सिर्फ सीधे बात करेंगे कैंडिडेट की में आप किसे यूज कर सकते थे। कैंडिडेट की आपकी जो है क्या होती है, कैंडिडेट की वो सारी कीज जो एज ए प्राइमरी की यूज की जा सकती हैं, वो सारी कैंडिडेट की, लेकिन उसमें से जो बच जाती हैं वो होती है आपकी ऑल्टरनेट की। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट की में मैं क्या यूज कर सकता था, इसमें सी नम ही यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये प्राइमरी की है, तो इसको मैं आपका कैंडिडेट की यूज कर सकता हूँ। क्यों? अब इसको उसने एक्सप्लेन रीजन भी पूछा है, तो रीजन ये है क्योंकि ये यूनिक होती है, और कैंडिडेट की वही कीज बनती हैं जो यूनिक होती हैं। कैंडिडेट की में आप जानते ही हैं, कैंडिडेट की आर दोस की व्हिच आर यूज्ड इन द यूज ऑफ प्राइमरी की, जिनको मैं प्राइमरी की तरह से यूज कर सकता हूं, दीज आर कैंडिडेट की। और आफ्टर द कैंडिडेट आफ्टर द प्राइमरी की यूज द रिमेनिंग कीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट की। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कैंडिडेट की का आपका सॉल्यूशन है कि आपका इसमें सी नम यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट इज ए प्राइमरी की एंड प्राइमरी की आर यूनिक। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था।